नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र की खुदकुशी पर विरोध जारी। राहुल गांधी की कुलपति को हटाने की मांग। अशोक वाजपेयी का डीलिट की डिग्री लौटाने का फैसला। IRNSS 1E के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती जारी। सुबह 9:31 पर श्रीहरिकोटा से होगा प्रक्षेपण। 7 उपग्रहों की सीरीज का 5वां उपग्रह। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का सितम जारी। 51 ट्रेनें रद्द। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर स्कूल सोमवार तक बंद। विश्व आर्थिक मंच की आज से शुरुआत। चौथी औद्योगिक क्रांति और शरणार्थी संकट से निपटने पर होगा जोर। वित्त मंत्री जेटली करेंगे शिरकत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा वनडे आज। कैनबरा में भिड़ेंगी दोनों टीमें। टीम इंडिया पर जीत का दबाव। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलित छात्र की आत्महत्या की घटना के विरोध में साहित्यकार भी उतर आए हैं। जाने माने लेखक अशोक वाजपेयी ने विश्वविद्यालय के रवैये के प्रति विरोध दर्ज कराते हुए वहां से मिली डीलिट की डिग्री वापस करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दलित छात्र रोहित वेमुला दलित विरोध और मतभेदों को लेकर दिखाई गई असहिष्णुता का शिकार बना है, जिसके चलते वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। अशोक वाजपेयी ने कहा कि विश्वविद्यालय ने मानवीय गरिमा और ज्ञान के खिलाफ कार्रवाई की। इसके विरोध में उन्होंने अपनी डिग्री वापस करने का फैसला लिया है। मैंने सोचा कि मैं इस विश्वविद्यालय ने जो मुझे मानद उपाधि डीलिट की दी है, मैं कम से कम उसको वापस करके उसको एक श्रद्धांजलि तो दे ही सकता हूँ। बस यही मैंने किया। विश्वविद्यालय कोई सहमति के लिए थोड़ी है, ये तो असहमति की और वैचारिक बहुलता की का परिसर है। इसको वैसा रहना चाहिए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल हैदराबाद में रोहित के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय के साथ कुलपति का इस्तीफा मांगा है। हैदराबाद पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम को भी छात्रों का विरोध झेलना पड़ा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला अब तूल पकड़ चुका है। एक तरफ इस मामले पर जहां हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, तो वहीं इस सबके बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंचे। उन्होंने रोहित के परिजनों से मुलाकात की और छात्रों के साथ एकजुटता भी दिखाई। राहुल गांधी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की। But the conditions for his suicide have been created by the Vice Chancellor and the Minister and the institution. And that means that there is no question, absolutely no question on merits for the Vice Chancellor to remain here. कांग्रेस ने कहा है कि दलित छात्र की आत्महत्या के लिए कुलपति के साथ साथ दोनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय को भी इस्तीफा देना चाहिए। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ ने SC/ST कानून के तहत केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और VC की गिरफ्तारी के साथ 5 मांगे रखी हैं। Going to launch an indefinite strike until our demands are met. Our prime demands are sack Bandaru Dattatreya from the ministry immediately, sack the Vice Chancellor at once, and also arrest all the culprits who are involved in this murder, brutal murder of Rohit Vemula. हालांकि सरकार ने कहा है कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। विरोधी पार्टी के होने के नाते उनको सरकार को कोई सुझाव देना है तो दे देना चाहिए, परंतु राजनीतिकरण ऐसी घटनाओं का नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बीच कांग्रेस के अलावा भी तमाम राजनीतिक दलों ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां दलितों के प्रति सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं BSP और TMC का प्रतिनिधिमंडल भी हैदराबाद के दौरे पर है। सरकार के सहयोगी LJP ने भी दलित छात्र की आत्महत्या की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है। जो भी स्वतंत्र एजेंसी हो उसके द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, मैं स्ट्रेस देके बोलता हूँ, जो भी दोषी हो इसमें, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हों, जिनकी वजह से रोहित को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जो भी दोषी हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी बंद रही। छात्र संगठनों के आपसी विवाद में यूनिवर्सिटी से रोहित वेमुला समेत 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल बीजेपी सांसद बंडारू दत्तात्रेय ने
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद 5 छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दलित छात्र रोहित वेमुला के निलंबन के सिलसिले में हैदराबाद यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाए जाने के आरोपों से इनकार किया है। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के बीते साल 17 अगस्त को चिट्ठी लिखे जाने पर एचआरडी मंत्रालय की तरफ से 4 रिमाइंडर समेत 5 चिट्ठियां यूनिवर्सिटी को लिखे जाने की बात सामने आई है। मंत्रालय के प्रवक्ता घनश्याम गोयल के मुताबिक ये कहना गलत होगा कि मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी पर कोई दबाव डाला था। मंत्रालय ने सिर्फ प्रक्रिया का पालन किया था। मंत्रालय का कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद ही मंत्रालय की तरफ से रिमाइंडर भेजे गए थे। असम में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रचार अभियान का बिगुल फूंका। असम के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की तरक्की के लिए सभी क्षेत्रों का विकास जरूरी है। विकास की नई ऊंचाइयों वाला आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? तेज गति से बढ़ता आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? आसाम ऐसा हो जहां नौजवान को रोजगार हो, ऐसा आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? असम दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। कोकराझार और गुवाहाटी में रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने असम के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। संतुलित विकास पर जोर देते हुए उन्होंने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। क्या नहीं है मेरे भाइयों बहनों, क्या नहीं? इतनी प्राकृतिक संपदा है, पानी का भंडार है। आसाम की स्थिति किसने पैदा की, क्यों पैदा की? और इसलिए आसाम के लोगों के मन में विचार आना बहुत स्वाभाविक है। अब हमें आसाम ऐसे ही रहना देना है कि आगे बढ़ता आसाम चाहिए हमें। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी आईआईटी के नए भवन की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवान रोजगार चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने असम के कोकराझार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की घोषणा भी की। इस साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी से बाहर निकाले गए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनौती देंगे। इसके लिए जल्द ही नए राजनीतिक दल का गठन हो सकता है। स्वराज अभियान के एक वरिष्ठ नेता ने इस बारे में जानकारी दी है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव से ठीक पहले ऐसे समय पर यह फैसला लिया है जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनाव जिताने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। पार्टी से निकलने के बाद दोनों ने स्वराज अभियान नाम से एक संस्था बनाई थी। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इस बीच पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता का बयान आया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीडीपी ने अब गठबंधन सरकार चलाने के एजेंडे पर केंद्र सरकार से ठोस आश्वासन की मांग की है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता के मुताबिक पार्टी ने ईमानदारी से अपनी शर्त बीजेपी के सामने रख दी है और अब बीजेपी को इस पर अंतिम फैसला लेना है। पीडीपी को रोटेशनल सीएम, मंत्रिमंडल में बीजेपी के ज्यादा मंत्रियों की मांग पर ऐतराज है। वहीं जल विद्युत परियोजनाओं की वापसी, सूबे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बाढ़ राहत के काम में केंद्र से ठोस पहल की भी मांग की जा रही है। निर्वाचन आयोग 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 जनवरी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है। इन सीटों पर 13 फरवरी को मतदान होगा। मतगणना 16 फरवरी को होगी। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में देवबंद और बीकापुर विधानसभा सीटें शामिल हैं। साथ ही कर्नाटक की देवदुर्ग, बीदर और हेब्बल विधानसभा सीट में भी उपचुनाव होना है। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। दिल्ली में करोड़ों की लागत से बने बस रैपिड ट्रांजिट यानी बीआरटी को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसे तोड़ने पर करीब 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शीला सरकार के वक्त मूलचंद से अंबेडकर नगर तक बीआरटी कॉरिडोर बना था।
150 करोड़ रुपए की लागत से बने बीआरटी कॉरिडोर पर पहला हथौड़ा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चलाया। इसके साथ ही करीब 6 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को तोड़ने का काम शुरू हो गया। जनता की सुविधा के लिए इसे रात में तोड़ा जाएगा। बीआरटी को लेकर लोगों की कई शिकायतें थी। 2 साल पहले जब बीआरटी थी, मेरी मदर को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। मेरी मदर की जाम की वजह से डेथ हो गई थी। परेशानी ये है कि जैसे स्टैंड बीचों बीच बना दिए हैं, कोई अंधा आदमी है, कोई वैसे हैंडीकैप्ड है, कोई भी है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। बीचों बीच उतार देते थे। पूरे एरिया की पब्लिक खुश है इससे। और ये तो बीआरटी कम, ये बुलेट ट्रांजिट रैपिड सिस्टम ज़्यादा था, यानी कि इतने इसमें लोगों के वो दुर्घटना में मृत्यु हुई है कि पूरे दिल्ली में नहीं होगी। बीआरटी का निर्माण साल 2002 में शुरू हुआ था। पहले चरण में मूलचंद से अंबेडकर नगर तक ये बना। इसे दिल्ली गेट तक बढ़ाने का प्रस्ताव था। दिल्ली में ऐसे 5 और कॉरिडोर बनने थे। पीक टाइम में करीब 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को पार करने में पौने घंटे का समय लगता था। 2013 में कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दी। दुनिया में जो कुछ अच्छा हो रहा है उससे सीखो, लेकिन उसे दिल्ली के हिसाब से लागू करो, जर्मनी के हिसाब से, स्विट्जरलैंड के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से, यूरोप के हिसाब से लागू मत करो। यहाँ पे ये बीआरटी में यही करा इन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का मानना है कि तोड़ने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। जहाँ उनको लगता है कॉन्सेप्ट अच्छा है वहीं पर कर दे, लेकिन इसको तोड़ने से नेचुरली एक एक्सेप्टेंस है कि फेलियर हुआ है, पर इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर भी वो करेंगे उनको इम्प्लीमेंट विद द पुलिस करना ही पड़ेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो बीआरटी की तकनीकी खामियों को दूर कर इसे फिर से लागू करेगी। बीआरटी का मकसद तो लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलवाने का था, जो पूरा तो हुआ नहीं, तो केजरीवाल सरकार ने इसे यहाँ से तोड़कर किसी दूसरी जगह पर बनाने का विचार किया है। लेकिन ये कामयाब तो तभी होगा जब खुद जनता में ट्रैफिक को लेकर अनुशासन आएगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली में अब स्कूलों में 220 दिन कार्य दिवस अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सभी सरकारी और गैर सहायता वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम 220 कार्य दिवस अनिवार्य कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को भेजी चिट्ठी में ग्रीष्म, शीत और शरद ऋतु की छुट्टियों के कार्यक्रम भी अधिसूचित किया है। उन्हें इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये फैसला उन स्कूलों पर लागू होगा जिन्हें डीडीए से जमीन मिली है। हाईकोर्ट ने कल ये आदेश दिया। कोर्ट ने इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीडीए से कार्रवाई करने को भी कहा है। अगर कोई स्कूल हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है तो शिक्षा निदेशालय उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। कोर्ट ने आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया। ये फैसला एक एनजीओ की जनहित याचिका पर आया। इस फैसले का असर 400 से ज्यादा निजी स्कूलों पर पड़ेगा। बिहार की महागठबंधन सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह फैसला किया। इस फैसले के तहत राज्य सरकार की सभी नौकरियों में सभी पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने आरक्षित और गैर आरक्षित कोटि में भी महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला लिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने आरक्षण देने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति के मामले में आज सुनवाई होगी। इस पर कल ही सुनवाई होनी थी, लेकिन राज्य सरकार में इस मामले की सुनवाई 2-3 दिन टालने की अपील की गई। इस पर शीर्ष अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। दरअसल इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को पेश होना था, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से राज्य सरकार सुनवाई टालना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हर हाल में बुधवार को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि वो चाहे तो वैकल्पिक व्यवस्था करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को उत्तर प्रदेश लोकायुक्त नियुक्ति मामले की सुनवाई 19 जनवरी तक टाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वीरेंद्र सिंह को प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 20 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगा दी थी। और खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के सुनील कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा के लिए नई कैडर सेवा शुरू करने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोरा ने कहा कि पाकिस्तानी सीमा को BSF के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी से आतंकी हमलों को रोका जा सकता था। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक अलग सेवा को शुरू करने पर जोर दिया है। उन्होंने गाजियाबाद में NIA दिवस के मौके पर ये बात कही। पठानकोट हमले के मद्देनजर गृहमंत्री के इस बयान को अहम माना जा रहा है। ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए अभिशाप है। दुनिया का हर देश एक डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करना चाहता है, विकास के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। तो उस विकास के लक्ष्य को भी हासिल करने में यह टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, यह सब बाधक हैं। इसलिए हम सभी को मिलजुल कर इस पर विजय प्राप्त करनी है। इस बीच NIA के ही कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी की बदौलत पठानकोट जैसा हमला रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 साल में जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब के दीनानगर में हुए आतंकी हमलों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई जगह बेहद खामियां हैं और इसकी सुरक्षा सिर्फ BSF के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इस बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भरोसा जताया है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। जिस तरह की आवाजें वहां से निकल रही हैं, लगता तो ऐसे है कि भाई शायद इस बार वो कुछ करेंगे, शायद इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से करेंगे, क्योंकि टेररिज्म से आज के दिन सारा विश्व तंग है और एक अड्डा पाकिस्तान भी है, तो यहाँ पे समाप्त करना सारे विश्व की जिम्मेदारी भी है। इस बीच मंगलवार को पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में ही गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह का NIA हेडक्वार्टर में लाइन डिटेक्शन टेस्ट हुआ। NIA पठानकोट एयरबेस में इस साल की शुरुआत में हुए आतंकी हमलों के सिलसिले में सलविंदर सिंह की भूमिका की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात करते हैं मौसम की। बर्फबारी और बारिश के चलते उत्तर भारत में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे ज्यादा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है और 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई हैं। शताब्दी और दुरंतो जैसी गाड़ियां कई घंटे देरी से चल रही हैं। वहीं कड़ाके की ठंड के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 8वीं तक के स्कूलों की शनिवार तक के लिए छुट्टी कर दी गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के चलते उत्तर भारत में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने से तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। इसके चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सर्द हवाओं और घने कोहरे की चपेट में है। किस तरह से क्या बचाव करेंगे? ड्यूटी जाना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी है जाने के लिए। कपड़ा तो बहुत ज्यादा पहने हैं, बहुत ज्यादा कपड़ा पहन रखे हैं। इससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में पिछले 48 घंटों में कई इलाकों में बारिश हो रही है। ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ समेत कई जिलों में 8वीं तक के स्कूलों को अगले 2 दिनों तक बंद कर दिया गया है। मौसम मिजाज खराब है, 2 दिन से करीब खराब ही चल रहा है और उम्मीद सुधरने का नहीं है। बारिश सुबह से हो रही है और ठंड बढ़ा है। हवा में काफ़ी ठंडक है, लोग परेशान हैं। गर्म कपड़े जो रख दिए थे उसको फिर निकाल लिए हैं। कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा है। जहां सुबह सड़कों में वाहनों की चाल सुस्त रही, वहीं दिल्ली और उत्तर भारत की ओर चलने वाली 51 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 20 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसमें हावड़ा और सियालदेह दुरांतो और शताब्दी ट्रेनें शामिल हैं। इसके चलते मुसाफिरों को खासी परेशानी हो रही है। कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है और बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मतलब गाड़ी धीरे चलानी पड़ती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में उत्तर और मध्य भारत के कई जिलों में बारिश हो सकती है और लोगों को अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से निजात नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। इसरो आज भारतीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS सीरीज के 5वें उपग्रह IRNSS-1E को प्रक्षेपित करेगा। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 9:31 पर इसे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष यान PSLV C-31 के जरिए छोड़ा जाएगा। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 46वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। बैठक में दुनिया भर से करीब 2500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस साल बढ़ती आर्थिक गैर बराबरी, औद्योगिक विकास, दुनिया भर में बढ़ती हिंसा और शरणार्थी संकट जैसे अहम मुद्दे बैठक के एजेंडे में शामिल किए गए हैं। सम्मेलन में भारत की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली हिस्सा लेंगे। So this year's annual meeting has three main pillars. The first is, of course, the fourth industrial revolution. The second pillar is the humanitarian imperative. And the third pillar is the question of the root causes. What are the reasons for refugees? And what about the diplomatic challenges and even the question of war and peace the global community is facing in some regions? दावोस में दुनिया भर से वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, उद्योगपति, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया को बदलने के तौर तरीकों पर विचार कर रहे हैं। इनमें मौसम में बदलाव, आर्थिक समानता, कृषि, व्यापार और उद्योग के साथ साथ विज्ञान, जन स्वास्थ्य और गंभीर बीमारियों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। Our goal is to make a decade's worth of advances in 5 years instead of 10, and eventually end cancer as we know it. We're not trying to make incremental change. We're looking for quantum leaps. सम्मेलन के दौरान मौसम में बदलाव से जुड़े संकट पर भी चर्चा हुई। इस मुद्दे पर दुनिया भर में जनचेतना फैलाने के लिए मशहूर हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो को इस साल का क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। Those entities with a financial interest in preserving this destructive system have denied and even covered up the evidence of our changing climate. Enough is enough. दावोस में आर्थिक गैर बराबरी का मुद्दा सबसे अहम है। दरअसल दुनिया की आधी आबादी के बराबर दौलत केवल 62 लोगों के पास सिमट गई है, जबकि 2010 में ये दुनिया के 388 सबसे अमीर लोगों के पास थी। जाहिर है दौलत चंद हाथों में सिमट रही है, जबकि दुनिया भर में भूखमरी और गरीबी कम करने की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ओसबोर्न से मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री ने भारत में ढांचागत और विनिर्माण के साथ सेवा जैसे क्षेत्रों में निवेश अवसरों से अवगत कराया। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और कर ढांचे में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद अरुण जेटली दावोस के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 46वीं बैठक में हिस्सा लेना है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर पिछले 25 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। 2015 में चीन की विकास दर 6.9% रही। 1990 के बाद विकास दर में इतनी बड़ी गिरावट आई है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये अच्छा मौका साबित हो सकता है। बीते 2 साल से मंदी से जूझ रही चीन की अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विकास दर के लिहाज से आगे रहने वाला चीन अब पिछड़ रहा है। बीते 25 साल में इसकी विकास दर सबसे निचले स्तर पर है। 2015 में चीन के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के मुताबिक इसकी आर्थिक वृद्धि दर 6.9% रही, जबकि 2014 में ये 7.3% थी। तिमाही आधार पर भी चीन की ग्रोथ रेट घटी है। 2015 में जुलाई से सितंबर की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.9 थी, जबकि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में ये 6.8% पर आ गई। जानकारों के मुताबिक विकास दर में गिरावट चिंताजनक होने के साथ साथ मंदी की आशंका भी पैदा कर रही है। The big concern, though, is if you take the quarter-on-quarter data of 1.6% and annualize it, then you come up with an annual growth rate, an annualized growth rate of 3.2%. Now, that is dangerous. Look at the trend, and the trend is saying severe slowdown. That's the worrying bit. हालांकि चीन ने अर्थव्यवस्था के जल्द पटरी पर लौटने का भरोसा जताया है। 升值的这个表现啊，在中国的一个表现，因为美元的升值呢，带来了人民币的贬值。 विकास दर के लिहाज से चीन का पिछड़ना भारत के लिए अच्छा संकेत साबित हो सकता है। इस मौके का फायदा उठाकर भारत विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ व्यापार के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
चीन में अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर है तो भारत के लिए स्थिति अच्छी हो सकती है। IMF के मुताबिक दुनिया में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत की विकास दर 7% से ज्यादा बनी रहेगी। IMF के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.3% रहने की उम्मीद है। वहीं अगले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 7.5% पर पहुंच सकती है। IMF ने वैश्विक विकास दर का अनुमान घटा दिया है। अगले साल ये दर 3.4% रहने की संभावना है। पाकिस्तान में लोग फिर से YouTube पर वीडियो देख सकेंगे। दरअसल 3 साल पहले धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले एक वीडियो की वजह से पाकिस्तान में YouTube पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पाकिस्तान टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी के मुताबिक अब गूगल ने YouTube का पाकिस्तान वर्जन लॉन्च कर दिया है, इसलिए प्रतिबंध की कोई ज़रूरत नहीं है। अथॉरिटी के इस कदम पर पाकिस्तान के युवाओं ने खुशी जाहिर की है। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा वनडे आज कैनबरा में खेला जाएगा। टीम इंडिया पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न में खेले गए पहले तीनों मैच हारकर 5 मैचों की सीरीज पहले ही गंवा चुकी है। सीरीज में प्रतिष्ठा बचाने के लिए आज गेंदबाजों का बेहतर प्रदर्शन जरूरी होगा। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र की खुदकुशी पर विरोध जारी। राहुल गांधी की कुलपति को हटाने की मांग। अशोक वाजपेयी का डीलिट की डिग्री लौटाने का फैसला। IRNSS 1E के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती जारी। सुबह 9:31 पर श्रीहरिकोटा से होगा प्रक्षेपण। 7 उपग्रहों की सीरीज का 5वां उपग्रह। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का सितम जारी। 51 ट्रेनें रद्द। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर स्कूल सोमवार तक बंद। विश्व आर्थिक मंच की आज से शुरुआत। चौथी औद्योगिक क्रांति और शरणार्थी संकट से निपटने पर होगा जोर। वित्त मंत्री जेटली करेंगे शिरकत। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा वनडे आज कैनबरा में भिड़ेगी दोनों टीमें। टीम इंडिया पर जीत का दबाव। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।